बताइए। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ये तो मैंने आपको लिखवा भी दिया था और बताया भी था पूरे डिटेल में कि भाई कौन सा ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है और कौन से हेटेरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस में 2 स्टेप्स, कौन से डार्क और लाइट रिएक्शन, ये दोनों आपको मैंने करवा दी। लाइट रिएक्शन में 2 काम होते हैं, पहला फोटोलिसिस ऑफ वाटर और दूसरा फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर्स, ये 2 बातें आपको बताई गई। इसके बाद फिर हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के 3 मेन पार्ट्स आपको बताया मैंने, कौन से होलोजोइक, होलोजोइक के बाद सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक, ये तीनों बताया मैंने। पैरासाइटिक के भी 2 पार्ट मैंने आपको बताया, कौन से, एंडोपैरासाइट और एक्सोपैरासाइट, ये दोनों चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी थी। गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अब प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है वो कहाँ से मिलेगी। प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है वो रॉ मटेरियल्स वो कहाँ से लाएंगे। जैसे आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ से लेंगे, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी, एयर में भी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वहां से ले लेंगे। वाटर और मिनरल सॉल्ट कहाँ से लेंगे, सॉइल से मिलेगी, ठीक है। और लाइट और क्लोरोफिल उनके पास ऑलरेडी है लीफ में, यही रॉ मटेरियल उनको चाहिए। 4 चीजें चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट को, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल और वाटर। तो ये चारों चीज आपको पता चल गई कहाँ से मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिल रही है, वाटर एंड मिनरल सॉल्ट सॉइल से मिल रहे हैं, सनलाइट सन से मिल रही है और क्लोरोफिल उनके पास ऑलरेडी लीफ में है, जो रॉ मटेरियल उनको चाहिए वो मिल रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड का रोल स्टोमक में क्या है। भाई ये बात मैंने कई बार बताई, क्यों मिस्टर रमन, एसिड क्या काम करता है हमारे स्टोमक में। तो हमें इतनी बात नहीं बतानी है भाई एसिड क्या काम करता है। एसिड का फंक्शन ये है, इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन, इतना ही काम। पेप्सिन की हेल्प से प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है कौन, HCl यानी कि एसिड। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स के फंक्शन, सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स मैंने आपको बताया, जैसे कि सलाइवरी अमाइलेज भी मैंने आपको बताया, वो भी एक एंजाइम है। वो क्या करता है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, किसको, कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। और उसके बाद हमारे पास पेप्सिन है, वो भी एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ देती है, ये मैंने आपको बताया। इसके बाद बाइल सॉल्ट्स है, बाइल पिगमेंट्स है, वो उसको इमल्सिफिकेशन करते हैं। इसके बाद इंटेस्टाइनल जूस आया, इंटेस्टाइनल जूस ने सबको तोड़ के ब्रेक करके कर दिया था, कंप्लीट डाइजेशन हो गया था। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, ये सारे मैंने आपको डिस्कस कर चुका था मैं ऑलरेडी, फिर से भी आपको ये बता रहा हूँ। एक और बताइए, हाँ, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरह से डिजाइन बनाई गई है जिससे वो ज्यादा से ज्यादा फूड को एब्जॉर्ब कर सके। स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियम, विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, सरफेस एरिया बढ़ेगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हो गए तो उससे क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। और दीज आर रिचली सप्लाइड बाय ब्लड वेसल्स, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया बढ़ाता है कौन,
विलाई की प्रेजेंस के कारण स्मॉल इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया बढ़ता है। सो हाउ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिजाइंड टू एब्जॉर्ब मोर फूड? द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिजाइंड बाय द फिंगर लाइक projections called villi in them, which help to increase the surface area, due to which absorption increases, or the more and more absorption take place. समझ आया आता? क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रेस्पिरेशन। भाई रेस्पिरेशन पे जाने से पहले आपके पास यहाँ पर बुक में एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी नंबर 6.4। इस एक्टिविटी 6.4 में जो गिवन है, अगर आप देख सकते हो, क्या है कि दो टेस्ट ट्यूब गिवन है। देखिए आपने अपनी बुक में, गुड, दो टेस्ट ट्यूब गिवन है। एक में तो एक पिचकारी जैसी लगी हुई है, क्या लिखा बुक में उसका नाम? पिचकारी, गुड। और दूसरे में क्या कर रहा है, एक स्ट्रॉ पाइप से फूंक मार रहा है। और दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या रखा है उसने? लाइम वाटर। वेरी गुड, याद करो वो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको बताया था। क्या बताया था केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में? दूध या हो जाता है, बताया था मैंने। लाइम वाटर में स्ट्रॉ पाइप से फूंक मारेंगे तो क्या हो जाएगा? मिल्की हो जाता है। ये बात बताई थी मैंने आपको। यही सेम एक्सपेरिमेंट यहाँ पर ये कर रहा है, ठीक है। ये क्या दिखाना चाहता है, देखो कि भाई उस पिचकारी से क्या करता है। देखो पिचकारी, उसमें ध्यान दें, इस तरफ पिचकारी को क्या किया, हवा में यूं खींची, एयर भर गई और फिर उसमें टेस्ट ट्यूब में लगा के डाल दी। तो उस टेस्ट ट्यूब में क्या गई, एयर गई, एयर गई, और दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में फूंक मार रहा है, वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड गई। अब ये आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप ये देख के बताइए कि किस में जल्दी मिल्की हो गया, किस में? पिचकारी वाले में जल्दी मिल्की नहीं होता है, क्योंकि देखो उसमें एयर के साथ जा रही है, और एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन एयर जो हमारे पास है वो बहुत कम है, 0.03% है सिर्फ। कितनी है? 0.03%, वो भी बहुत कम है। और जो हम आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हम स्ट्रॉ पाइप से फूंक मारते हैं वो मिल्की जल्दी कर देगा। यानी कि इस एक्टिविटी से हम ये समझ सकते हैं कि वी ब्रीथ आउट कौन सी गैस, हम कौन सी गैस छोड़ते हैं। इस एक्टिविटी से हमने ये सीख लिया कि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा छोड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम ऑक्सीजन नहीं छोड़ते, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नाइट्रोजन गैस नहीं छोड़ रहे, ठीक है। आप नाइट्रोजन गैस भी निकाल रहे हो, आप ऑक्सीजन गैस भी निकाल रहे हो, आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकाल रहे हो। हालांकि जो एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसके कंपैरिजन में जो आप निकाल रहे हो वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एयर की कंसंट्रेशन से बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से वो टेस्ट ट्यूब वाला मिल्की हो गया जल्दी। कौन था उसमें? लाइम वाटर, ठीक है। क्लियर हो गई ये एक्टिविटी, समझ में आ रही है। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास 6.5। इस एक्टिविटी में क्या है? हाँ, Take some fruit juice or sugar solution and add some yeast to this. Take this mixture in a test tube fitted with a 1-volt bulb. लाइए देखिए, इस टेस्ट ट्यूब में आपको क्या बताया गया सेकंड एक्टिविटी में, आप रीड ही नहीं कर पा रहे।
टेक सम फ्रूट जूस और शुगर सॉल्यूशन एंड ऐड सम ईस्ट टू दिस। क्या ऐड कर दिया हमने? ईस्ट ऐड कर दी। टेक दिस मिक्सचर इन अ टेस्ट ट्यूब fitted with one old cork. Fit the cork in a band glass tube dipped free. Add the glass tube in a tube containing freshly prepared lime water. What change is observed during this, and what does this tells about the products of fermentation? लीजिए, क्या करने के लिए कहता है देखिए। यहाँ पर आपको ये एक्टिविटी में फिगर नहीं है तो मैं फिगर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 टेस्ट ट्यूब ले लो कहता है, या 1 टेस्ट ट्यूब ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल हमने 1 टेस्ट ट्यूब ली है और उस 1 टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, ये 1 टेस्ट ट्यूब हमने ले ली। क्लियर है? इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाला? फ्रूट जूस, कोई भी फ्रूट जो भी हो, संतरे का, गन्ने का, मौसमी का, आम का, मिल्क शेक बना लो, बनाना शेक बना लो, कोई भी कर लो, ये सब कुछ मिक्स कर दिया हमने। ये सब कुछ हमने इसमें डाल दिया। एनी फ्रूट जूस जो भी आपको लगता है वो फ्रूट जूस आपने इसमें डाल दिया। क्लियर है? अब क्या करना है, कहते हैं कि इसके ऊपर एक 1 ओल्ड कॉर्क लगा दें। 1 ओल्ड कॉर्क, एक छेद वाला कॉर्क लगा देंगे। भाई ये हमने कॉर्क लगा के, इसमें तो हमने छेद छोड़ा ही नहीं है ना, इसमें हमने छेद छोड़ा ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें होल दिखाने के लिए ये हमने थोड़ा सा इसको इरेज कर दिया, होल हो गया। इस होल में से हमने क्या डालना है, एक पाइप, डिलीवरी पाइप। ये डिलीवरी पाइप ये हमने डाल दिया भाई। ठीक है? और ये पाइप बैंड है। कैसा पाइप लिया हमने? बैंड पाइप। और इस बैंड पाइप को हमने क्या किया, एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। ये रेड कॉर्क है ना? हाँ, ये रेड जो है वो कॉर्क है और हमने इसको दूसरे टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। इस टेस्ट ट्यूब में हमने टेस्ट ट्यूब बनाया नहीं, अभी बना रहे हैं, थोड़ा थोड़ा लंबा कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर ये टेस्ट ट्यूब ले ली। इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या रखना है, इस दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में हमने भरना है लाइम वाटर। क्या भरना है? लाइम वाटर। ये लाइम वाटर हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक है? और ये डिलीवरी ट्यूब की जो पाइप है ये लंबी कर लेंगे यहाँ तक, इसके अंदर डाल देंगे। डुबोनी है? हाँ, वो तो नहीं डुबोई। नहीं, वो तो होने की जरूरत नहीं। अब हमने इसमें क्या किया, सबसे पहले हमारे पास ये है क्या, भाई ये है फ्रूट जूस, है ना। कोई भी फ्रूट का जूस रखा है और इसमें हमने क्या डाला, प्लस यीस्ट डाला है। क्या डाला? यीस्ट। यीस्ट जानते हैं क्या होता है? यीस्ट खमीर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिससे क्या होगा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो यीस्ट इस फ्रूट के जूस को खाएगा, इस फ्रूट के जूस को खाएगा। कौन खाएगा? ये यीस्ट फ्रूट के जूस को खाएगा, डाइजेस्ट करेगा और फिर रेस्पिरेशन होगी, सांस भी तो लेगा या नहीं लेगा। अब रेस्पिरेशन होगी, जो भी गैस बनेगी हमें नहीं दिख रही है, वो गैस तो और तो जगह नहीं, बंद कर दी हमने, किसके थ्रू निकलेगी? ये पाइप। इस पाइप के थ्रू निकल के, और यहाँ पर ये ब्लू वाली दूसरी हमने ग्रीन वाली टेस्ट ट्यूब ले रखी है। इस ग्रीन वाली टेस्ट ट्यूब में हमने रखा क्या है? लाइम वाटर। क्या रख दिया? लाइम वाटर रखा। फॉर्मूला आपको मैंने पहले बताया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला तो यही है, लाइम
वाटर हमने इसमें रख दिया। अब क्या होगा, कुछ समय के बाद 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे के बाद अगर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, पहले ये लाइम वाटर कैसा था, क्लियर ट्रांसपेरेंट था। 1 2 3 4 घंटे के बाद जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो ये लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्की। नो डाउट एयर के अंदर आ रही है ऐसा कह रहे हैं, लेकिन एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या है, उससे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। ये हमने पहली वाली एक्टिविटी में ही चेक कर लिया, तो यहां से थोड़ा जल्दी होगा। तो इससे ये प्रूव हुआ है कि ये जब मिल्की हो गया तो इसका मतलब इस ट्यूब के अंदर क्या आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है। तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर जब मिक्स होंगे तो मिल्की हो जाता है। ये हमने पहले भी पढ़ा था। जैसे यहाँ मिल्की हुआ, इसका मतलब ये हमें प्रूव कर रहा है कि यस कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है और उस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ये लाइम वाटर क्या हो गया, मिल्की। दोनों एक्टिविटी सेम ही है। नहीं, पहले वाली एक्टिविटी में आपको सिर्फ ये बताया गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है। सेकेंड वाली एक्टिविटी में ये बताया कि जब रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीदिंग हो रही है, तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, एक्सेप्ट कौन से, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। बाकी सभी जो भी एरोबिक हैं उन सब में CO2 रिलीज होती है। क्लियर है? और कोई डाउट इन दो एक्टिविटीज से रिलेटेड, कोई डाउट होते हो तो पूछ लो। नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या है कि अब हमने ये देखना है कि रेस्पिरेशन क्या चीज है और ब्रीदिंग क्या चीज है। अब ब्रीदिंग की अगर हम बात करें, सांस लेना, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये हम बहुत ही छोटी छोटी क्लासों से सीखते चले आ रहे हैं। भाई छोटी क्लासों में, थर्ड में भी, सेकंड में भी, फोर्थ में भी हमने ये पढ़ा कि भाई हम ऑक्सीजन लेते, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते, ये हमने पढ़ा। लेकिन अब यहां पर एक टर्म आया है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग ये दो अलग अलग चीज है। बट ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग इज ए वेरी सिंपल फिजिकल मैथड। क्या है? ब्रीदिंग इज ए वेरी सिंपल फिजिकल मैथड। तो हम यहां पे लिख सकते हैं ब्रीदिंग it is a very simple physical method। आप जो लिख रहे हो वो तो आ ही नहीं रहा, इतने ऊपर जा रहा, और क्या आप लिख रहे हो इतने ऊपर लिख रहे हो, और पीछे वाला डायग्राम थोड़ा सा जा रहा है। यहाँ ठीक है हाँ यार जैसे ब्रीदिंग है। तो it is a simple physical method। क्या मेथड है ये? in which air is inhaled। अब जो एयर यहां पर अंदर ली, ऐसे जो हम लेते हैं अंदर, उस एयर में मैक्सिमम हमें क्या चाहिए होती है? कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज मोर, है ना? इनहेल्ड, इन विच हम कह सकते हैं इन विच concentration of oxygen is more। एक्सलेंट That is हम कह सकते हैं
कितनी कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की हमने जो ली, इसमें हम लेते हैं कितनी ऑक्सीजन गई 21%, जो एयर में वही तो जाएगी हमारे पास, तो सारी चीज जाएगी। तो जितनी भी ली उसकी परसेंटेज तो इतनी होगी, कितनी जाएगी 21% के आसपास जो ऑक्सीजन है हमने जब ली तो 21% ऑक्सीजन गई। जब हम एक्सहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कितनी है वो भी लिख देते हैं, एंड CO2 की कंसंट्रेशन है भाई 0.03%, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कितनी है 0.03% और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी है 21%। ये हमने क्या किया अंदर ली, इनहेल, ठीक है। सिंपल फिजिकल मेथड, एंड व्हेन इट इज एक्सहेल्ड जब एक्सहेल करते हैं तो इसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है, इन विच कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कितनी होगी, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज अबाउट 16%। कम हो गया तो निकल तो रही है ऑक्सीजन, ऐसा नहीं कि हम ऑक्सीजन छोड़ ही नहीं रहे। एंड कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होगी 0.00%। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इज अबाउट बहुत ज्यादा, छोड़ेंगे तो कितनी देखो ली कितनी थी 0.03% और छोटी कितनी कार्बन डाइऑक्साइड, 2%। ऐसे कैसे होगा? हाँ कार्बन डाइऑक्साइड हमने ली इतनी और छोटी 4% कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन से तो नहीं मिल और गया ली ऑक्सीजन 21% और छोटी 16%। यानी कि इस वजह से ये कहा जाता है कि भाई ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा बोलते हैं, जबकि ऐसा असल में नहीं है। असल में क्या है, हमारी नाकों में, नोज में, नॉस्ट्रिल्स में कोई फिल्टर नहीं लगा, इसमें कोई फिल्टर नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन अंदर जाए, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और बाकी सारी गैस बाहर रहो। इफ ऐसा होता तब तो जहां भी कोई भी मरते हैं गैस से, जैसे कि अभी रिसेंटली 2 दिन पहले वो गैस लीक हुई, एक भी नहीं मरता। क्यों? फिल्टर लगा नाक से, दो सिर्फ ऑक्सीजन ही जाएगी, आने दो कोई भी गैस, अंदर तो जाएगी ही नहीं, मरेंगे क्यों? लगा होता है फिल्टर। ऐसा लगा तो नहीं है, अब लगा नहीं है इस वजह से तो जितनी भी एयर में गैस है वो सारी ही, अब इस एयर में कितनी गैस है? सभी गैस जो भी है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, नियोन है, जो कुछ भी है वो सब की सब सभी ऊपर है। हम सब, क्योंकि फिल्टर तो सभी जाएगी। अब सभी जाएगी तो जिस जिसकी जरूरत है बॉडी उसको ले लेगी, और जिसकी जरूरत नहीं है बॉडी उसको। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि हमने खाना खाया होता है, डाइजेशन कर लिया होता है, उसके बाद हमारी बॉडी रेस्पिरेशन कर रही होती है, तो उस रेस्पिरेशन के फॉर्म में CO2 तो निकलेगी, तो CO2 हमने ली तो थी कम, बन रही है बॉडी में और ज्यादा, तो जब हम छोड़ेंगे तो वो भी बाहर, और CO2 को बनाने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, और ये ऑक्सीजन हमने ली कितनी 21, और छोड़ कितनी रहे, यानी कि ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। लेकिन जो यूटिलाइजेशन हो रहा है और फॉर्मेशन हो रही है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। वो जो प्रोसेस है जिसमें वो एक बहुत ही कंप्लेक्स केमिकल प्रोसेस है, क्या? रेस्पिरेशन इज ए कंप्लेक्स केमिकल प्रोसेस, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है, और इस प्रोसेस के कारण
हमारी बॉडी में एनर्जी, ATP, हाँ एनर्जी बनती है, और वो एनर्जी की करेंसी आपको पता है अच्छे से, कौन सी है? ATP। फुल फॉर्म बताओ। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इतनी सी बात। क्या बात हमने सीखी? ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। तो भाई रेस्पिरेशन की डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं? ये तो हमने लिखी ब्रीदिंग, अब हम रेस्पिरेशन की डेफिनेशन को भी समझ लें कि वो क्या कहते हैं। रेस्पिरेशन क्या आ गया आपके फोन में? पता नहीं, देखना। पता नहीं, और ही कुछ आ रखा है। रिकॉर्ड हो गया जो बोला था मैंने। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या है? इट इज ए केमिकल प्रोसेस और इट इज ए कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस हम बोल सकते हैं। इट इज ए कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस in which oxygen is utilized. Oxygen is utilized and carbon dioxide gas and energy. कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बनती है, इसके साथ साथ क्या बनती है? एनर्जी। Energy in the form of ATP is form. ATP is डेंटल केयरिस के कलाम में 2 पार्ट बताए थे, है ना? हाँ, कौन से? वो वही तो कुछ कौन से बताए थे? क्या 2 पार्ट? वो थेटोडोन। अच्छा। थैकोडोन और हेट्रोडोन। थैको मतलब सॉकेट वाले, ये सॉकेट और ये टिप, इसमें फिट। ये सॉकेट और ये टिप, इसमें फिट तो हो गया थैकोडोन। और दूसरा है हेट्रोडोन, यानी कि हमारे जो टिप है सभी एक जैसे नहीं है, अलग अलग है, अलग मीन्स हेट्रो, इसलिए हेट्रोडोन और थैकोडोन। आप मेरे वीडियो को देखो, हैं? ठीक है, उसमें नहीं समझ में आए फिर पूछ लेना। ओके, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP इज फॉर एनर्जी बनी, ATP बनी। क्लियर हो गई यहां तक? अब जो ATP बनती है वो एनर्जी क्या काम आती है? दिस एनर्जी, अगर मैं ये कहूं बहुत ही खतरनाक बात हो गई, दिस एनर्जी फॉर is like the energy of a cell or battery. Cell or battery. जो बैटरी और सेल में जो एनर्जी होती है, ठीक उसी तरह से ये ATP को भी हम समझ सकते हैं एक एनर्जी है। अब उस बैटरी से, उस सेल से हम क्या क्या करवाते हैं? हम बहुत कुछ काम करवाते हैं उससे। हम उससे फैन ऑन करवाते हैं, हम उससे लाइट जलवाते हैं, रिमोट भी कर, बहुत सारे काम करवाते हैं।
ठीक उसी तरह से हमारी बॉडी में जो ये एटीपी बनी है ये भी बहुत सारे काम करती है। अकेली जैसे सेल जैसे मैं बोल रहा हूँ एनर्जी खर्च हो रही है, मैं खड़ा हूँ एनर्जी खर्च हो रही है, मैं हाथ हिला रहा हूँ तो एनर्जी खर्च हो रही है, आप बैठे हो तो एनर्जी खर्च हो रही है। बैठने में कैसे एनर्जी खर्च अगर दीदी आप में एनर्जी नहीं होती तो आप तो यूं गिर जाते। हो? वो लेटने के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है, सोने के लिए भी एनर्जी की। अगर आपके पास एनर्जी इतनी कम हो जाएगी तो आपको नींद ही नहीं आएगी। आपने अक्सर देखा होगा कि जो बहुत ज्यादा बीमार होते हैं, मरीज होते हैं, उनमें एनर्जी इतनी कम हो जाती है, उनको रात रात भर नींद नहीं आती, तब डॉक्टर उनको नींद की इंजेक्शन या नींद की टेबलेट देते हैं ताकि वो सो जाए, क्योंकि एनर्जी नहीं है बॉडी में इतनी। नहीं ऐसे नहीं आते उनको तो नींद, क्योंकि वो दिन में सो जाते हैं। नहीं, उनको आती ही नहीं, ना दिन में ना रात में। इसी तरह से बुजुर्ग पे आपने सुने होंगे, जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं, 70 साल 80 साल के जो बुजुर्ग होते हैं, उनमें उनकी बॉडी भी बहुत पतली हो जाती है, दुबली हो जाती है, उनको भी रात रात को नींद नहीं आती, क्योंकि नींद आने के लिए भी एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी बॉडी में होनी। यानी कि हर काम आपको पता भी नहीं, आपका हार्ट बीट हो रहा है, उसमें एनर्जी खर्च हो रही है, आप मुझे देख रहे हो, उसकी इमेज आपके ब्रेन में बन रही, वहां एनर्जी खर्च हो रही है। आपके ब्लड को जो फ्लो करवा रहे हैं नर्व के अंदर, उसमें एनर्जी खर्च हो रही है। ये जितनी भी तरह की एनर्जी है, फूड को डाइजेस्ट होने के लिए, फूड को सप्लाई करने के लिए, ब्लड को, जो कुछ भी बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक पार्ट होते हैं, अब मसल्स की कंट्रैक्शन हो रही है, रिलैक्सेशन, ऑल दीज जितने भी, ये सारे के सारे इस एटीपी की वजह। अगर किसको ज्यादा नींद आती तो उसमें एटीपी ज्यादा है? नहीं, ऐसा भी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। तो हम ले गए हैं जिसको ज्यादा नींद आता है, इसका मतलब उसको कोई टेंशन ही नहीं है, वो पास हो फेल हो, पढ़ना है नहीं पढ़ना, उसको कोई टेंशन ही नहीं होती, इसलिए उसको नींद आ जाती है। और जिसको टेंशन होगी, और मेरा इतना काम पेंडिंग है, मुझे ये भी लिखना, मुझे वो भी करना, मुझे वो भी लर्न करने, तो उस टेंशन की वजह से तो उसको नींद आएगी ही नहीं। ओके, समझ आ गई बात यहाँ पर? तो ये उस तरह से एक बैटरी या एक सेल की एनर्जी की तरह एटीपी हमारी बॉडी में यूटिलाइज होती है। अब इस चीज को समझें कि एटीपी हमारी बॉडी में कैसे यूज हो जाती है, कैसे एनर्जी आ गई हमारी बॉडी में, एटीपी की वजह से कैसे आ गई। भाई सिंपल तरीके से अगर मैं आपको ये कहूं कि एटीपी है क्या, समझे पहले तो। एटीपी, एटीपी में मैं आपको फुल फॉर्म अगर यदि लिखे हम, एडिनोसाइन और ट्राई और फॉस्फेट, यही तो है, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि एटीपी में भाई एक तो एडिनोसाइन का मॉलिक्यूल है, वन मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल है। वेरी गुड, वन मॉलिक्यूल एडिनोसाइन का है, और ट्राई मीन्स 3 मॉलिक्यूल फॉस्फेट के हैं, है कि नहीं, 3 मॉलिक्यूल्स फॉस्फेट के हैं। इसका मतलब तो यही है, एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि एक एडिनोसाइन के मॉलिक्यूल के साथ 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं। क्लियर हो गया? अब अगर मैं ये कहूं कि भाई ठीक है, चलो ये ए रिप्रेजेंट करता है एडिनोसाइन, और इसमें एक फॉस्फेट, जो फॉस्फेट हम लिखते हैं यहां पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को, वो इस तरह से लिखते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ऐसे फॉस्फेट इनऑर्गेनिक, या फिर इसको ऐसा भी लिख देते हैं आपकी बुक में ऐसे। ये तो 9th वाले में। हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ पे भी है। तो आप फॉस्फेट जो इनऑर्गेनिक है उसको ऐसा समझो, या फिर जैसी मर्जी आपको ऐसा समझो, वैसे लिख सकते हैं। अब क्या है कि मान लो मैं यहाँ पर 3 फॉस्फेट की बात कर रहा हूँ, तो 3 फॉस्फेट मैंने क्या कहे भाई, एडिनोसाइन, और एक फॉस्फेट ये, और दूसरा फॉस्फेट ये,
और तीसरा फॉस्फेट, यही तो है। बन गया कि नहीं बन गया? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब ये जो एटीपी है ये टूटे तो क्या मिलेगी हमें? एनर्जी मिलेगी। ठीक है, अब हुआ क्या ये समझे, इसको तोड़ देता हूं मैं। तो इसको मैं बोल नहीं कर रहा, ए और एक फॉस्फेट और दूसरा फॉस्फेट और ये टूट गया भाई, है ना? अब एक ही टूटा तो क्या हुआ, यहां क्या बन गया? ये एक प्लस एक फॉस्फेट प्लस एक फॉस्फेट और एनर्जी, है कि नहीं? और एनर्जी, और ये जो फॉस्फेट है गायब थोड़ी हो जाएगा, गायब नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा और ये ऐसा अलग हो गया, है तो वही लेकिन क्या हो गया? अलग हो गया। हाँ बोलिए। यहाँ पे क्या है? तोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब जो मैंने ये देखो, ये एडिनोसाइन और ट्राइफॉस्फेट है, एक फॉस्फेट अलग कर दिया, क्या ये गायब हो गया? नहीं। है ना? तो दिखाना पड़ेगा ना, नहीं दिखाएंगे तो फिर बैलेंसिंग कैसे करोगे? तो फिर उधर तो आपने तोड़वा दिया, इधर प्लस किया हुआ है। वो भी है, यहाँ टूट रहा है, मैंने ये टूटने के दिखाया। हाँ, ये टूट रहा है, मैंने ये दिखाया, और इसकी टूटने की वजह से मिली एनर्जी। हाँ, वही तो एनर्जी है जो हम खेल रहे हैं, खा रहे हैं। फिर ये टूट गया तो एनर्जी नहीं, बस हमने बात खत्म, फॉस्फेट दिखाना जरूरी है। हाँ, इसका मतलब तो आपके पास जो एटीपी है वो क्या बन गया अभी? एटीपी बन गया ना ये। देखो समझो अब चीज को। सर आपने एनर्जी तो इसलिए लिखा है ना क्योंकि आपकी एनर्जी लेवल्स। हाँ, अब ये देखो ये क्या बन गया? एडीपी बन गया, है कि नहीं? और एनर्जी बनी और ये फॉस्फेट का मॉलिक्यूल अलग हो गया। अब जब एडीपी बन गई तो क्या एडीपी से हमें एनर्जी मिलती है? मिलती है, हालांकि उसमें भी एक फॉस्फेट टूटेगा तो निकलेगी, फिर एएमपी हो जाएगा, है कि नहीं? तो उसको वापस जोड़ने के लिए हमें और ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में सिखाया था कि एटीपी कैसे बनती है। एडीपी में सनलाइट की एनर्जी आती है और वो एनर्जी का यूटिलाइजेशन करते हैं और फिर एडीपी प्लस एक फॉस्फेट जुड़ के, तो यहाँ पे भी यही बना। अब ये एडीपी जो यहाँ पे आएगी, हम खाना खाएंगे और इसमें से जो एनर्जी अब बची होगी वो एनर्जी की फिर से यूटिलाइजेशन करेंगे, एडीपी प्लस ये फॉस्फेट जुड़ेगा। जुड़ने के लिए चाहिए एनर्जी, बिना एनर्जी के ये जुड़ नहीं सकता, ठीक है? और ना ही ये टूटने के बाद एनर्जी नहीं देगा, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो एनर्जी चाहिए, जुड़ गया और ये निकली एटीपी। यहां पर जो एनर्जी रिलीज हुई है ये कितनी एनर्जी है? ये लगभग 30.5 बिल्कुल सही बात 30.5 किलो जूल एनर्जी है। 30.5 किलो जूल एनर्जी है। फिर ये नहीं कहना कि ये हमने याद नहीं करना है, कोई मैं नहीं कह रहा, एनसीईआरटी की बुक कह रही है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं बार बार आपको कहता हूं एनसीईआरटी के एक वर्ड में से क्वेश्चन पूछेंगे। ये आपको बॉक्स में है, ये सारी बातें भी बॉक्स में है। नहीं ये तो नहीं दिखाया, देखो बॉक्स में ही है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। इसके अलावा भी लिखा 30.5 किलो जूल और क्या
किलो कैलोरी में नहीं लिखा, किलो कैलोरी पर मोल वो बोल तो दिया मैंने, क्या किलो जूल पर मोल इज रिलीज बोल दिया। किलो जूल पर मोल। क्लियर? अब 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल? 6.02 to 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। एवोगाड्रो नंबर क्लास 9। हाँ वही तो निकलता है वो पेपर में। बेटा नहीं करोगे, नहीं पढ़ोगे, मुश्किल होगी। ओके, वही नहीं समझ में आया। आज के लिए नहीं करते हैं, कल पढ़ेगा। धन्यवाद।